जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जोरदार सबक। लेकिन तुम अगर घर नहीं जाओगी तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं कब से वह तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही हैं। अकेली रहती हैं, थोड़ा तो उनका ख्याल करो। रमेश ने पूनम को समझाने की कोशिश की। यार, तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी माँ भी से मिले हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया है। जैसे तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है, वैसे ही मेरा भी अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। और फिर मैं कब मना कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलूँगी। मैं 2 दिन अपनी मम्मी के पास रहकर आती हूँ तुम्हारे पास। लेकिन मैं अकेला जाऊँगा तो माँ को क्या जवाब दूँगा? वह पूछेंगी ज़रूर कि पूनम कहाँ रह गई। और फिर रात से मिलने के लिए तो वह मरी जा रही होंगी। मेरी मानो तो पहले हम लोग हमारे घर चलते हैं। रमेश ने फिर पूनम को समझाने की कोशिश की। पूनम और रमेश की शादी के कुछ महीनों बाद ही दुबई में जा बसे थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अकाउंटेंट की पढ़ाई करते करते कॉलेज में हुई दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। एक ही शहर में होने की वजह से दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी थी। संजोग अच्छा रहा कि कॉलेज के अंतिम वर्ष होते होते दोनों की एक ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई थी। नौकरी से ज़्यादा खुशी उन्हें एक ही कंपनी में काम करने की हुई थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। जहाँ रमेश थोड़ा शांत और भावुक किस्म का इंसान था, वहीं पूनम काफ़ी महत्वाकांक्षी। उसने रमेश की कुशलता बुद्धि को देखते ही हुए उससे दोस्ती का हाथ मिलाया था। मैं जानती थी कि थोड़ा शर्मीला होने की वजह से रमेश लड़कियों से दूर रहता है। आजकल के ज़माने में इस तरह का सीधा साधा तीव्र बुद्धि और मेहनती लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल था। शादी के लिए पूनम को रमेश एकदम परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल लग रहा था। रमेश भी पूनम के हुस्न के जाल में फंसे बिना रह नहीं सका। उसके कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में पूनम का नाम आता था। ग्रुप के सभी लड़के पूनम से दोस्ती करना चाहते थे, परंतु वे किसी को घास नहीं डालती थी। रमेश ने नोट्स लेने के बहाने उससे दोस्ती की और फिर वह अपनी प्रेजेंटेशन और पढ़ाई पे हर जगह उसकी मदद लेने लगी। औसत दर्जे की स्टूडेंट होने के बावजूद रमेश की मदद से उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे थे। रमेश को भी पूनम का साथ पसंद आने लगा था। पढ़ाई के अलावा उसने आज तक किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। पहली बार पूनम का साथ उसे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि पूनम जानती थी कि रमेश किताबी कीड़ा है। इसलिए उसे सिर्फ पढ़ाई की बात की जाए तभी वह उससे दोस्ती करेगा। और उसने इसी बात को सीढ़ी बनाकर रमेश से दोस्ती की थी। रमेश इस बात को समझ सका था, लेकिन पूनम को भी अंदाज़ा नहीं था कि उन दोनों के बीच में इस तरह प्यार हो जाएगा। आखिर एक दिन रमेश ने अपने दिल की बात पूनम के समक्ष रख दी। देखो पूनम, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। पूनम ने रमेश के साथ चलते हुए लापरवाही से कहा। अब हम लोग 1 साल बाद शायद अलग अलग हो जाएं। पता नहीं तुम्हारी नौकरी कहाँ लगेगी और मेरी कहाँ। मैं कहना चाहता था कि यह कहकर रमेश कुछ देर के लिए रुक गया। अरे चुप क्यों हो गए, बताओ? पूनम चलते चलते ठिठक कर बोली। जब हम अलग हो जाएंगे, क्या तब भी तुम मुझसे बात करोगी? मेरा मतलब है, दूर रहने पर हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क तो नहीं आ जाएगा? रमेश ने टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया। अरे दोस्ती में फ़र्क क्यों आएगा? मेरी तो अपनी स्कूल फ्रेंड से भी अभी तक दोस्ती है। पूनम लापरवाही से बोली। वह दोस्ती अलग है पूनम। मैं कहना चाहता था कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल हो। रमेश ने अपना इरादा जाहिर किया। क्या तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? पूनम ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और भी बड़ा करते हुए पूछा। अब इसी को प्रपोज़ करना कहते हैं क्या? इतना तो मुझे नहीं पता है। मैं तो सीधी बात करना जानता हूँ पूनम। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ
मुझे अच्छा लगता है और मैं ज़िंदगी भर ये साथ बनाए रखना चाहता हूँ। रमेश ने सीधे शब्दों में अपने दिल की बात रखी। हाय, मैं मर जाऊँ, कोई इतना भी भोला हो सकता है क्या? ऐसे कौन प्रपोज करता है यार? बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पूनम ने बड़ा सा मुंह बनाया। आई एम सो सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अटकते अटकते रमेश ने कहा। अरे बाबा, थोड़ा सा तो रोमांटिक होकर बोलना चाहिए। आखिर तुम मुझे सारी ज़िंदगी के लिए चाहते हो तो यह मोमेंट कुछ स्पेशल होना चाहिए। ऐसा क्या तुमने सीधे सीधे खड़े होकर अपने दिल की बात कह दी? रूठने का नाटक करते हुए पूनम ने कहा। रमेश की बात का जवाब दिए बिना वह मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। रमेश को समझ नहीं आया कि ऐसे में वह क्या करे। वह इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं था। दिमाग में पूनम को मनाने के लिए जितने शब्द आ रहे थे उसने इकट्ठा करने लगा और बोला, देखो पूनम, मुझे सीधे सीधे जवाब दो। मुझे टेढ़ी मेढ़ी बात समझ में नहीं आती है। थोड़े तो नखरे दिखाने दो। तुम तो मेरे बुद्धू हो। अब तुमने इस तरह पूछा है तो हाँ कहने से पहले थोड़ा तो भाव खाऊंगी ना। कहकर पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर रमेश की जान में जान आई। वह समझ गया कि पूनम उसके साथ मजाक कर रही थी। जैसा वह सोचता है बिल्कुल वैसा ही पूनम के मन में भी है। उसके मन को बहुत तसल्ली मिली। तो आगे तुमने क्या सोचा है? हम जिंदगी भर दोस्तों की तरह तो नहीं रह सकते। तुम शादी वादी करोगे या यूं ही हवा में बात करोगे? पूनम सीधे सीधे मुद्दे पर आ गई। अब कोर्स करूँगा, तभी तो तुमसे पूछा है। रमेश तपाक से बोला। तुमको क्या लगता है हमारी शादी के लिए हम दोनों के परिवार वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे? पूनम ने अगला सवाल किया। तुम्हारा तो पता नहीं, परंतु मैं अपने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। रमेश बोला। सिर्फ अपने परिवार को? तो फिर मेरे परिवार को कौन मनाएगा? देखो रमेश, मैं लड़की हूँ। मैं खुद जाकर अपने परिवार से इस तरह की बात नहीं कर सकती। तुम जाओगे या तुम्हारा परिवार जाएगा, तभी बात बन सकती है। पूनम ने अपनी बात को साफ साफ कहा। लगता है काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो पूनम, मैं दोनों परिवार को मना लूँगा। अगर तुम मेरा साथ हो तो क्या गम है, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। रमेश ने पूनम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए समझाया। ना बाबा ना, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मुझे कॉलेज भेजते वक्त ही हिदायत दे दी थी कि मैं लड़कों वड़कों के चक्कर में ना पड़ूं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह मेरा कॉलेज जाना आना बंद करा देंगे। इसलिए मैं तो अपने घर में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, और तुम भी अभी कुछ मत करना। मेरा फाइनल ईयर हो जाने दो, तब तक हम दोनों सिर्फ पढ़ाई करेंगे। फाइनल ईयर होने के बाद देखा जाएगा। पूनम बोली। इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में वह दोनों भेलपूरी का आनंद उठा रहे थे। भविष्य के सपने उनकी आंखों में तैर रहे थे। पूनम के दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही थी, जबकि रमेश का पूरा ध्यान पूनम पर था। वह समझ गया था कि अभी 1 साल तक वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। खुशी इस बात की थी कि अब पूनम ने उसे हाँ कर दी थी। पूनम ने अपने परिवार के बारे में एकदम झूठ झूठ कहा था रमेश से। दरअसल पूनम एक निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी। पढ़ने में भी वह औसत ही थी। उसकी मम्मी बड़ी कोठी में खाना बनाने का काम किया करती थी। इस कोठी में रहने वाले मालिक की गाड़ी के शोरूम में पूनम के पापा काम किया करते थे। पूनम की मम्मी पापा दोनों ही बहुत लालची थे। कोठी में रहने वाले परिवार की तड़क भड़क जिंदगी देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई थीं। उनका लालच दिन पर दिन और बढ़ता ही जा रहा था। अपनी तरक्की करने के लिए वह कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते थे, परंतु
जिंदगी की गाड़ी हिचकोले लेकर चल रही थी। उस पर मुसीबत यह थी कि उनका इकलौता बेटा मोहल्ले के आवारा लड़कों की संगत में पड़कर बिगड़ गया था। 8वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और आजकल वह लड़कियों के स्कूल के बाहर गेट पर खड़ा होकर लड़कियों को ताकता ही रहता था। जिस लड़के के माध्यम से उन्होंने अमीर होने के ख्वाब देखे थे, वे सारे ख्वाब मिट्टी में मिलते नजर आ रहे थे। उनकी सारी उम्मीद पूनम पर टिकी हुई थी। पूनम भी पढ़ने में कोई टॉप नहीं थी, हाँ खींच तान कर पास हो जाया करती थी। उसकी मदद करने की खातिर पूनम के माँ बाप जहाँ काम करते थे, उस परिवार ने पूनम को आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसी की बदौलत पूनम का दाखिला वहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया था। कुछ समय के बाद पूनम की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देख, मैं जानती हूँ तू खींच तान कर एडमिशन तो ले लेगी, लेकिन आगे की पढ़ाई कर पाएगी? इसमें हमें थोड़ा सा शक है। ऐसा कर, जो क्लास का सबसे होशियार बच्चा हो उसे पटा ले, बस उसकी बदौलत ही तू सीए कर पाएगी। और एक बार तू अच्छे से पढ़ लिख ली तो तेरी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी, बस फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, कुछ तो अकल की बात कर। जब यह क्लास के सबसे होशियार बच्चे से दोस्ती करेगी तो इसे यह क्यों बता नहीं देती कि अगर कोई लड़का सबसे होशियार हुआ तो उसे पटाने की कोशिश करे, जिससे आगे चलकर उससे शादी वादी कर सकेगी। अकल की दुश्मन है तू तो। जब सोचेगी छोटा ही सोचेगी। पूनम के बाप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पूनम के कान भरे। उससे क्या होगा? मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी और आप लोग तो यहीं के यहीं पड़े रह जाओगे। अरे पागल, आजकल सीए लोग बहुत पैसा कमाते हैं। सुना है उन लोगों को बड़े बड़े व्यापारियों का अकाउंटेंट का काम मिलता है। एक ही महीने में कई कई लाख रुपए की सैलरी मिलती है। जो लड़का इतने पैसे कमा रहा होगा उसे काम भी तो जमकर करना पड़ेगा। और फिर तू महारानी बनकर रहना, थोड़ी बहुत हमारी भी मदद कर दिया करना। तेरा नालायक भाई तो कुछ नहीं करेगा। अब सारी ज़िंदगी तुझे ही अपने भाई और हमें संभालना पड़ेगा। बाप ने अपनी चाल पूनम को समझाई। और हाँ, यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। पति को कमाने से फुर्सत नहीं होगी और मुझे उड़ाने से। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज से ही इसी काम में लग जाती हूँ। पूनम ने कहा। बेशक पूनम निम्न मध्यम वर्ग के ताल्लुक़ रखती थी, परंतु शौकीन होने की वजह से वह हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। खासकर जो उसकी मम्मी बड़ी कोठी वाली मालकिन के कपड़े लेकर आती थी, वह सभी महंगे कपड़े हुआ करते थे। अच्छी खासी गोरी थी, खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह किसी आया और ड्राइवर की बेटी है। इसी बात का फ़ायदा पूनम हमेशा उठाया करती थी। अपने दोस्तों के बीच यह सेखी बखारती रहती थी कि उसके पिता एक उच्च अधिकारी हैं और उसकी मम्मी एनजीओ की मेंबर है। उसके द्वारा फैलाई गई झूठ को कॉलेज में कभी कोई नहीं पकड़ पाया। उधर रमेश का परिवार एकदम अलग था। रमेश के परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। पिता उच्च पद अधिकारी पर थे और मम्मी एक बैंक में मैनेजर थी। रमेश की बहन और रमेश दोनों को घर का माहौल मिला था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज। मम्मी के अनुशासन की वजह से दोनों बच्चे पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। बच्चों का भी सपना अपने माता पिता की तरह उच्च अधिकारों को प्राप्त करना था। देखो बेटा, अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो सारी ज़िंदगी आराम से व्यतीत करोगे, और अगर अभी कुछ साल आराम कर कर बिताओगे तो बाद में सारी ज़िंदगियाँ एड़ियाँ ही घिसते रहोगे। तुम क्या चाहते हो, ये चॉइस तुम्हारी है। रमेश के पापा ने
दोनों बच्चों को सामने बिठाकर समझाया। जब दोनों बच्चे 9वीं पास कर गए तो मम्मी पापा और भी ज़्यादा उनके कैरियर पर ध्यान देने लगे। ऐसा नहीं था कि बच्चे अपनी पसंद से कुछ काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों को हर फैसला लेने के वक्त गाइड किया था, चाहे एग्ज़ाम से पहले स्कूल की ट्रिप पर जाने का फैसला हो या बोर्ड एग्ज़ाम के बाद अपने पसंदीदा सब्जेक्ट लेने का फैसला हो। माँ बाप ने हमेशा बच्चों के फैसले का सम्मान किया था। इसी का नतीजा रहा कि दोनों बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे। रमेश की बहन नेहा उससे 3 साल बड़ी थी। जब रमेश अपनी सीए के आखिरी साल में था, तभी नेहा की शादी तय हो गई थी। उसकी ससुराल इसी शहर में थी। इसी बात से नेहा और उसके माता पिता बहुत खुश थे। नेहा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ ही समय बाद रमेश की एक नामी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी लग गई। इस बात की खुशी पूरे परिवार में मनाई गई। अब वह वक्त आ गया था जब रमेश को अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों से बात करनी थी। वह जानता था कि उसके माँ बाप कभी उसके फैसले के विरुद्ध नहीं रहेंगे, परंतु हुआ कुछ और ही। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है। अभी तुम सिर्फ 24 साल के हो। कम से कम 3-4 साल तुम्हें अपने कैरियर में लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब तक शादी के बारे में सोचना भी बेकार है। पापा ने रमेश को समझाया। लेकिन पापा, मैं पहले सेटल हो जाना चाहता हूँ। कैरियर तो सारी ज़िंदगी आगे बढ़ता ही रहेगा। रमेश ने वही शब्द कहे जो पूनम ने उसे समझाए थे। बेटा, शादी कहाँ भागी जा रही है, और अभी तुम्हारी ऐसी कोई उम्र भी नहीं है। यह उम्र अपने कैरियर पर ध्यान देने की है। एक बार सर पर जिम्मेदारियां आ गई तो तुम अपने कैरियर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे। पहले एक बार अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओ, शादी भी हो जाएगी। मुझे लगता है अभी तुम शादी के लिए मैच्योर नहीं हो। मम्मी ने भी समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे, एक दूसरे की सलाह हर बात में लेते थे। यही सोचकर मम्मी ने नेहा को भी बुला लिया। उस दिन रात के खाने पर सभी लोग इसी टॉपिक पर बात करने लगे। मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और रमेश, फिर उनसे बेहतर हम लोगों के बारे में कौन फैसला कर सकता है। शादी के लिए तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? आजकल इतनी कम उम्र में कौन शादी करता है? तेरी किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई है। अभी ज़रा सोच, यहाँ तेरे दोस्त अपने कैरियर के बारे में प्लान बना रहे हैं, तू अपनी फैमिली के बारे में बना रहा है। अरे कोई बेवकूफ़ तो नहीं है तू। नेहा ने रमेश को समझाने की पूरी कोशिश की। रमेश अजीब मुसीबत में फंस गया था। मम्मी पापा को शादी वाली बात समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ पूनम जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती थी। इसी वक्त वह पूनम के प्यार में डूबा हुआ था, इसीलिए पूनम की बात ही उसे सही लग रही थी। पूनम डरती थी, अगर रमेश को 2-4 साल यूं ही छोड़ दिया तो कहीं उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और ना तय कर दें। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को वह छोड़ना नहीं चाहती थी। वह तो फिर भी 1-2 साल रुक जाती, परंतु पूनम के मम्मी पापा बिल्कुल नहीं रुकना चाहते थे। वह लोग पूनम के ऊपर दबाव बनाते तो पूनम रमेश के ऊपर। रमेश को नौकरी करते 5 से 6 महीने हो चुके थे। इस बीच में बार बार शादी की बात चलती और कुछ दिन बाद दब जाती, परंतु रमेश ने अपनी कोशिश जारी रखी। वह ऑफिस में भी अपनी अच्छी पोजीशन बना चुका था। इसी की बदौलत उसने पूनम की जॉब भी उसी कंपनी में लगवा दी थी। पूनम और उसके माँ बाप की बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी, और रमेश के ऊपर दबाव भी।
आखिर हर माँ बाप की तरह रमेश के पेरेंट्स को अपने बच्चों की ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा, परंतु दिल से वे दोनों बिल्कुल खुश नहीं थे। खुश होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। आखिर रमेश उनका इकलौता बेटा था। यह रिश्तेदारों को उन्होंने यही वजह दी कि क्योंकि रमेश को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, इसलिए वे उसके जाने से पहले इनकी शादी कर देना चाहते हैं। उनका ये झूठ भी नहीं रहा। शादी होने से पहले ही रमेश को अपनी कंपनी से 2 साल के लिए विदेश जाने का मौका मिला। रमेश को विदेश में बसने की वैसे कोई इच्छा नहीं थी, परंतु पूनम की ज़िद पर अड़ गई। आखिर रमेश ने यह समझौता भी कर लिया। 2-4 मुलाकातों में ही रमेश के माँ बाप को पता चल गया था कि पूनम बहुत तेज़ लड़की है और उसने उनके बेटे को फांस लिया है। परंतु इस वक्त रमेश को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आखिर दिल पर पत्थर रखकर माँ बाप ने दोनों की शादी कर दी। पूनम को रमेश ने वादा किया कि वह सेटल होते ही अपने पास बुला लेगा, तब तक वह उसके मम्मी पापा का पास रहकर उनका ख्याल रखे। पूनम ने मुस्कुराकर रमेश की यह बात मान ली, लेकिन वह अगले ही दिन अपने माँ बाप के पास चली गई। अब यह उसका रोज़ का ही क्रम बन चुका था। वह ऑफिस से डायरेक्ट अपने घर चली जाती थी और देर रात को अपने ससुराल लौटती थी। कभी कभी देर होने पर वह वहीं रुक जाया करती थी। रमेश जब भी अपनी मम्मी को फ़ोन करता और घर में पूनम को ना पाता तो सारा माजरा उसे समझ में आ जाता, लेकिन वह किस मुंह से अपनी पत्नी की गलती को अपने माँ बाप के समक्ष रखता। धीरे धीरे उसे पूनम की गलतियाँ दिखाई देने लगी थीं, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वह हमेशा चुप रह जाता था। 8 महीने के बाद उसने भारत आकर पूनम को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। वह वाकई में उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि इस बार वह अपने साथ पूनम को ले जाना चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप इंडिया आ गया। अचानक पूनम के सामने पहुंचकर वह उसे चौंका देना चाहता था। इन दिनों पूनम अपने पेरेंट्स के पास ही रह रही थी। अब वह कभी कभार ही रमेश के घर आया करती थी, जबकि रमेश से उसने उसके माँ बाप का ख्याल रखने का वादा किया था। सुबह से शाम हो गई, परंतु पूनम घर नहीं आई थी। कुछ घंटे तो घर जाकर रमेश सोता रहा, लेकिन जब शाम को वह नहीं आई तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, क्या पूनम रात को लेट आती है? नहीं बेटा, वह तो छुट्टी वाले ही दिन ही 1-2 घंटे के लिए सिर्फ घर आती है मिलने के लिए। रमेश यह सुनकर सोच में पड़ गया। पूनम को सरप्राइज़ देने की बजाय उसे ही शॉक मिल चुका था। वह बहाने से पूनम को अपने घर बुलाना चाहता था, इसलिए उसे फ़ोन किया। पूनम, ज़रा मम्मी से बात कराओ। काफ़ी देर से उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, परंतु मिल नहीं रहा है। अभी तो मैं बाहर हूँ, जब घर जाऊँगी तो बात करवा दूँगी। यह कहकर अंजलि ने टाल दिया और इधर उधर की बातें करने लगी। अपनी कोशिश बेकार जाते देखकर रमेश मायूस हो गया, लेकिन ज़्यादा मायूस वह पूनम के इस झूठ से हुआ। अगले ही दिन भी पूनम घर पर नहीं आई थी। वह सारे दिन इंतज़ार करता ही रहा। उसने प्लान भी इस तरीके से बनाया था जिससे वह पूनम की छुट्टी वाले दिन इंडिया पहुँचे। शनिवार इतवार दोनों निकल चुके थे, परंतु पूनम नहीं आई थी। रमेश का दिल पूरी तरह से टूट गया था। आखिर 3 दिन के बाद पूनम घर आई, लेकिन तब तक रमेश का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। अपनी मम्मी से उसने सब पता कर लिया था। इस बार उसकी मम्मी ने भी उसकी आंखें खोलते हुए पूनम के बारे में अपने विचार रखे थे। देखो बेटा, पूनम चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारी पसंद है, लेकिन मुझे वह लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। हर बार की तरह रमेश ने
इस बार अपनी मम्मी की बात को नहीं काटा। वह चुपचाप सुनता ही रहा, क्योंकि अपनी मम्मी की पारखी नज़र को पहचान चुका था। वैसे भी वह पूनम की कई बातों से उसे यह एहसास होने लगा था कि पूनम को उसमें कोई ख़ास प्यार नहीं है। उसने शायद पैसा पद देखकर रमेश से शादी की है। पूनम के आने पर रमेश की मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। वह डाइनिंग रूम में अखबार अपनी आंखों के सामने फैलाए हुए बैठा था। मम्मी ने मुस्कुराकर पूनम की तरफ देखा, लेकिन पूनम ने उस मुस्कान का कोई जवाब नहीं दिया और बोली, आप रमेश को फ़ोन कर लेना, उसका फ़ोन आया था, आपसे बात करना चाहता था। और हाँ, आपकी बात हो तो उसे याद दिलाना कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। पूरे 8 महीने होने वाले हैं। आपके लाडले को याद है कि नहीं? उसकी बीवी यहाँ किस हाल में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपने बेटे को पट्टी पढ़ाई हो, तभी वह मुझे नहीं ले जा रहा हो। पूनम ने अपनी सास से तीखे शब्दों में बात की। मैं क्यों उसे पट्टी पढ़ाऊंगी? और फिर तुम यहाँ पर भी तो आराम से ही हो। जब जी चाहे जैसे चाहे तुम यहाँ रह सकती हो। आखिर ये तुम्हारा ही तो घर है, रमेश की मम्मी ने नरम लहजे में कहा। उन्हें वैसे भी मीठा बोलने की आदत थी। उन्होंने कभी किसी से कड़वे शब्दों में बात तक नहीं की थी, लेकिन पूनम तो भरी पड़ी थी। वह तुनकुनाते हुए बोली, आराम? आराम कहाँ है मेरी ज़िंदगी में? सारे दिन नौकरी में सर खपाओ, तब जाकर 4 पैसे हाथ में आते हैं। आपके लाडले ने तो वहाँ जाने के बाद एक ढेला तक नहीं भेजा। वैसे तो मेरे हिसाब से तुम्हारी भी अच्छी खासी सैलरी है बहू, तुम अपना अकेले का खर्चा आसानी से उठा सकती हो। लेकिन पति होने के नाते रमेश की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भेजे। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? रमेश की मम्मी जानबूझकर बोली। रमेश अभी अखबार की ओट में बैठा सब कुछ सुन रहा था, परंतु तरपतर पूनम का असली चेहरा उसके सामने आता जा रहा था। आज पहली बार उसने पूनम को अपनी माँ से इस तरह बेरुखी से बदतमीजी से बात करते हुए देखा था, और यह झूठ भी बोलते हुए देखा कि रमेश उसे खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजता, जबकि वह हर महीने पूनम को पैसे भेजता आया है। पूनम के इस रूप ने इसका दिल तोड़कर रख दिया था। सही कह रही थी उसकी मम्मी, पूनम वाकई में लालची और बदतमीज़ लड़की है। वह तो पूनम को सरप्राइज़ देना चाहता था, परंतु वह सब सुनने के बाद उसका मन ही नहीं किया कि वह पूनम से बात भी कर ले। अब पूनम घर आ चुकी थी तो आमना सामना होना तो ज़रूरी था। इसीलिए एक झटके से उसने अपनी आंखों के सामने से अखबार हटाया और खड़ा हो गया। पूनम और उसकी मम्मी दोनों ने अखबार की आवाज़ पर मुड़कर सोफ़े की तरफ देखा। वहाँ रमेश खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। पूनम की तरफ देखते हुए रमेश बोला, क्यों झूठ बोल रही हो पूनम? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे नहीं भेजता? पूनम सक पका गई, लेकिन बेशर्मी से बोली, तो कौन सा एहसान करते हो? ब्याहता हूँ मैं तुम्हारा फ़र्ज बनता है पैसे भेजना। पूनम का रवैया देखकर रमेश का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। खून का घूंट पीकर वह चुप रह गया। उसे चुप देखकर पूनम ने एकदम से पासा पलटा और अपनी आवाज़ में चाशनी घोलती हुई रमेश के नज़दीक आई और बोली, लेकिन तुम कब आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रमेश और पूरा परिवार बेसब्री से पूनम के बदलते रूप को देखता रह गया। रमेश ने पहले ही पूनम का वीज़ा तैयार कर लिया था, बिना उसे बताए ही। वैसे भी अगर इस बार वह उसे अपने साथ नहीं ले जाता तो शायद वह उसके मम्मी पापा का जीना दुश्वार कर देती। रमेश की 15 दिन की छुट्टियां थीं। पूनम विदेश जाने की तैयारी में लग गई और रमेश किसी और ही तैयारी में। इसी विषय पर बात करने के लिए पहली बार पूनम की गैर मौजूदगी में उसने मम्मी पापा और नेहा से सलाह मशवरा किया। बेटा,
इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स की पसंद पर भरोसा करना चाहिए। हम लोगों का अनुभव काम आता है। अभी तुम लोग बच्चे हो, इसीलिए असली रंग समझ नहीं पाते हो इंसानों के। रमेश को डैडी ने समझाया। अरे वह तो खुद परेशान है, अब उसे कोई ताना मत दो। यह बताओ कि आगे क्या किया जाए। मम्मी ने रमेश का बचाव करते हुए कहा, देखो बेटा, अब अगर तुम पूनम से अलग होते भी हो तो वह गुजारा भत्ता के रूप में एक मोटी रकम लेकर जाएगी। शायद यही उसका प्लान हो। कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहते हुए डैडी ने विचार की मुद्रा बनाई। आप ही कोई उपाय करो पापा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे पूनम को विदेश तो लेके जाना ही पड़ेगा। उसने बड़ा मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोज़ रोज़ फ़ोन करके बस यही पूछती थी कि मुझे कब लेकर जाओगे। एक बार भी उसने यह नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, जबकि वहाँ एडजस्ट होने में मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी। गुस्सा इस बात का था कि मैं अपने हालात से भी लड़ रहा था और दूसरी तरफ पूनम से भी, जहाँ से मुझे सहयोग की उम्मीद थी, बस वहीं से मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। फिर भी मैंने इसको कभी शिकायत नहीं की, यह सोचकर कि कुछ भी हो यह मेरी पत्नी है और मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन इसका रवैया देखकर मुझे इसको साथ ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, रमेश ने स्पष्ट किया। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं। अभी तो तुम पूनम को अपने साथ ले जाने की तैयारी करो, रमेश को डैडी ने समझाया। और पूनम एक बात मुझसे और कह रही थी कि अगर हम लोग विदेश में ही रहने वाले हैं तो इतनी बड़ी कोठी में मम्मी पापा अकेले क्या करेंगे। वह चाहती है कि उसका परिवार यहीं शिफ्ट हो जाए। मैंने तो मना कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ अब बार बार यही डिमांड करती रहेगी। उसे ज़्यादा दिन टरकाना मेरे लिए मुश्किल होगा। इसके लिए भी कुछ सोचना होगा आप लोगों को। रमेश ने एक और बड़ा खुलासा अपने मम्मी पापा के सामने किया। मम्मी, आप लोगों का भविष्य तो मुझे अंधेरे में लग रहा है। जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। मैं अंकित से बात करती हूँ, उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, नेहा बोली। आखिर 4-5 दिनों के में ही पूरे परिवार ने मिलकर दिमाग दौड़ाया और फुल प्रूफ योजना तैयार कर ली। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनसे भी चालाक लोग अपनी किसी दूसरी योजना पर कार्य कर रहे हैं। पूनम का परिवार पूनम के विदेश जाने के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, इसलिए वह रमेश की कोठी पर कब्जा जमाना चाहते थे। उन्हें अपनी बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह विदेश जाकर उनके खर्चे के लिए पैसे भेजेगी। इसीलिए वह लोग पूनम के पीछे लगे हुए थे कि शायद कोठी में घुसने का चांस मिल जाए। वह जानते थे कि रमेश के मम्मी पापा बूढ़े हैं, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। आखिर बेटा तो विदेश में रहेगा और इस कोठी पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। अभी तो बहाने से रमेश ने इस विशाल कोठी में घुसने नहीं दिया था, परंतु वह कब तक अपने ससुराल वालों को टालता। जल्दी ही कुछ न कुछ इंतज़ाम करने का वादा करके पूनम विदेश चली गई। विदेश की चमक धमक पूनम को पागल कर दिया था। उसने भारत में भी कभी किसी हाई सोसाइटी के लोगों से के बीच अपनी जगह नहीं बनाई थी, जहाँ पर बिल्कुल ही अलग माहौल था। एक छोटी सी कॉलोनी से निकलकर मैं सीधे विदेश पहुँच गई थी। छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कों को खुलकर गले लगाती लड़कियां देखकर वह चौंक जाती थी। रोज़ शाम को रमेश और पूनम घूमने निकल जाया करते थे और ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर पूनम रोज़ ढेर सारी फ़ोटो खींचती और अपने घर वालों को भेजा करती थी। अभी पूनम की जॉब नहीं लगी थी, इसीलिए वह अपने घर वालों को पैसे नहीं भेज पा रही थी। ऊपर से अपनी फ़ोटो भेजती तो घर वाले खुश होने की बजाय और चिढ़ जाया करते थे। शिकायत करती थी कि वहाँ जाकर पूनम तो उन्हें बिल्कुल ही भूल गई है। लेकिन रमेश ने पूनम को अभी लिमिट में ही पैसे देना शुरू कर दिया था। वह पैसे का हिसाब किताब खुद ही रखता था। पूनम नौकरी के लिए हाथ पैर मार रही थी।
रोज़ रमेश से अपने ऑफिस में वैकेंसी के लिए पूछती। रमेश को याद आया, पूनम के साथ इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले वह मयंक के साथ रूम शेयर करता था। मयंक कंपनी के काम करता है, हमेशा उसके बॉस के बारे में बताया करता था कि किस तरह वह अपने ऑफिस की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था। ज़्यादातर लड़कियां उसके बॉस की पर्सनैलिटी और पैसे से प्रभावित हो जाती थीं और उसके जाल में फंस जाती थीं। अरे यार मयंक, मैंने तुझे एक काम से फ़ोन किया है, रमेश ने मयंक से कहा। हाँ बोल ना यार। एनीथिंग फॉर यू, मयंक ने जवाब दिया। यार मेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी हो तो बताना, रमेश ने निवेदन किया। लेकिन मैंने तुझे बताया था ना, ऑफिस की कोई लड़की सेफ नहीं है और वैसे भी वैकेंसी तो है परंतु नाइट शिफ्ट के लिए खाली है। तू जानता ही है यहाँ पर तो इसी तरह काम होता है। जॉब के लिए लड़कियाँ कुछ भी करती हैं। मयंक ने स्थिति स्पष्ट की। अरे यार तेरे बॉस पर तो नहीं परंतु मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। तू चिंता मत कर, वो सब हैंडल कर लेगी। तू बस किसी तरह उसकी जॉब लगवा दे वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यार वह घर बैठे बैठे बहुत परेशान हो गई है। वह मयंक की बात पर सहमति जताते हुए कहा। मयंक से आशापूर्ण जवाब पाकर रमेश अपनी योजना के अगले चरण में पहुंच चुका था। उसने घर पहुंचते ही पूनम से कहा, अरे पूनम सुनो ना यार, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरे ब्रांच में भेजा जा रहा है जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हमारा कौन सा अपना मकान है यहाँ, तुम्हारी जॉब होगी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, पूनम ने लापरवाही से कहा। अरे वह तो ठीक है परंतु मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी और तुम्हें अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है। मायूस होकर रमेश ने मुंह लटका लिया। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? और फिर जॉब तो वहाँ तुम रहोगे वहाँ भी लग सकती है ना। यहाँ अकेले रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। पूनम ने असमर्थता जताई। लेकिन पूनम, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मैंने तुम्हारी यह जॉब पक्की की है और फिर इसमें तुम्हें पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो तुम्हारा बॉस है वह बड़ा ही अच्छा बंदा है, अपने इंडिया से ही है। इतना पैसा कमाया है उसने कि यहाँ पर क्या कहूँ, पर किस्मत ख़राब है उस बेचारे की कि शादी हुई कि बीवी कुछ महीनों के बाद उसे छोड़कर ही भाग गई। बेचारा अकेला रहता है। 3 फ्लैट हैं बेंगलोर में उसने बना लिए हैं और बाकी शहरों में भी ना जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। लड़कियां उसके साथ काम करने के लिए मरी जाती हैं कि शायद वह उनमें से किसी को घास डाले, पर वह बंदा सिर्फ काम में लगा रहता है। अरे तुम्हें यहाँ का वो जो इलाका दिखाया था ना जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, हम परसों गए थे, वहाँ ही इसकी कोठी है। पता है, एक से एक महंगी गाड़ियाँ उसके पास हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें ये नौकरी कर लेनी चाहिए। एक बार शुरुआत होगी तो फिर जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी नौकरी अप्लाई कर सकती हो और फिर वैसे भी मैं तो हर हफ्ते आता ही रहूँगा, रमेश बताता जा रहा था और पूनम के चेहरे के बदलते हुए भावों को पढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह मयंक के बॉस की अमीरी के किस्से सुना रहा था, पूनम की आंखें चौड़ी और मुंह खुलता जा रहा था। वह समझ गया कि मछली जाल में फंस रही है। इधर पूनम की माँ पूनम को समझा रही थी कि मेरी बात याद न है ना पूनम बेटा, पति को बांध के रखना तो सबसे पहले बच्चे होने ज़रूरी हैं। एक बार बच्चा हो गया ना तो फिर समझ लो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा। पूनम की माँ ने पूनम को पट्टी पढ़ाई। हाँ बाबा याद है, अभी मुझे आए हुए 1 महीना ही तो हुआ है और फिर यहाँ आते ही शिफ्टिंग करने में लग गए हम लोग। ऊपर से रमेश ऑफिस से इतना थक जाते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं देते, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। पूनम अपनी माँ को आवाज़ बहुत धीमा करके बोल रही थी जिससे रमेश के कान तक उसकी ये बात ना जाए, परंतु रमेश जानबूझकर पानी की बोतल निकालने के बहाने से किचन में आया था। पूनम की हर बात पर अब उसकी नज़र रहती थी। वह जोड़ तोड़ लगा रहा था कि पूनम और उसकी माँ के बीच क्या बात चल रही होगी। यह तो रमेश के पेरेंट्स ने पहले ही उसे समझाकर भेजा था, इसलिए वह हमेशा चौकन्ना रहता था। ऑफिस से लौटने के बाद भी वह जानबूझकर इधर उधर टाइम पास करता था और देर रात को घर लौटता, अपने थके होने का बहाना बनाता और खाना खाते ही बिस्तर पर ढेर हो जाता। पूनम से दूर जाने का जो बहाना उसने बनाया था
वह सिर्फ इसलिए था कहीं पूनम प्रेग्नेंट ना हो जाए। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगी, फिर वापस आ जाऊँगी, पूनम ने कहा। लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है पूनम, मैं खुद अपने एक कलीग के साथ रुकने वाला हूँ। रमेश ने आनाकानी की। वैसे भी सिर्फ कपड़े ही ले जा रहा हूँ, मुझे कौन सा सामान लेकर जाना है जो तुम मुझे शिफ्टिंग में हेल्प करोगी। मत भूलो कि तुम्हें कुछ दिन में ज्वाइन करना है, उसके लिए भी तुम्हें तैयारी करनी है, समझा करो पूनम। रमेश ने प्यार से पूनम के सर को सहला दिया और उसके माथे पर एक किस कर दिया। आखिरकार रमेश चला गया और पूनम अकेली रह गई। मयंक ने उसकी जॉब का इंतज़ाम कर दिया था। 2 दिन बाद पूनम ने भी ज्वाइन कर लिया। अब वह खुद भी बहुत व्यस्त रहने लगी थी। रात भर काम करती, आधा दिन उसका सोते हुए व्यतीत हो जाता। पूरा हफ्ता निकल गया। जैसे ही रमेश ने उसे अपने बॉस के बारे में जानकारी दी थी, पूनम अपने बॉस मिस्टर पवन से खूब बातें करती। पवन एक नंबर का लपाट आदमी था। लड़कियों को देखते ही उसकी लाट टपकती थी। उसने देखा पूनम तो खुद ही उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी। मन ही मन वह खुश हुआ और बहाने से पूनम को अपने कमरे में बुला लेता। पहले पहले साथ कॉफ़ी पीने से शुरुआत हुआ, आखिर हर रोज़ साथ वक्त बिताने लगे। अब वह घर पहुंच गया। मज़ेदार बात यह थी कि पवन सोचता था कि वह पूनम को उल्लू बना रहा है और पूनम यह सोचकर खुश थी कि वह पवन को बेवकूफ़ बना रही है। पवन पूनम को महंगी महंगी गिफ्ट देने लगा। रोज़ लंबी और महंगी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाता। पूनम को और क्या चाहिए था। वह बहाने से पवन से पैसे भी लेने लगी थी। मयंक अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देख रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने सारी घटना के बारे में रमेश को जानकारी दी। यह सुनते ही रमेश ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मयंक। रमेश, तुझे क्या पता, तू तो 20 दिन से यहाँ है भी नहीं। मैंने तुझे पहले ही समझाया था। तुझे यकीन नहीं होता तो मैं सारे सबूत दिखाऊंगा, मयंक ने कहा। प्लीज़ डू डैट, तभी मैं पूनम से कुछ कह सकता हूँ। रमेश ने मयंक को उकसाया। बल्लू ने पवन और पूनम की रासलीला की सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। सारे सबूत रमेश इकट्ठा करता जा रहा था। हर वीकेंड वह ओवर टाइम करने का बहाना बना देता और पूनम के पास आने से इनकार कर देता। पहले हफ्ते तो पूनम को मायूसी हुई, लेकिन अब तो वह खुद नहीं चाहती थी कि रमेश आए। लेकिन माँ, यह बंदा तो बहुत ज़्यादा अमीर है, और फिर देखना, इसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। एक दिन मैं तुम तीनों को भी यहाँ बुला लूँगी, बस किसी तरह रमेश से पीछा छूट जाए। पूनम ने अपनी माँ को जानकारी दी। मुझे शर्म आती है कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कैसे कर सकती है। अरे पागल लड़की, तेरी तो दोनों हाथों में लड्डू है। तू क्यों उस लड़के से पीछा छुड़ाना चाहती है? जब तू प्रेग्नेंट हो जाएगी तो अपने बच्चे के नाम से रमेश से तुझे छोड़ने से रहा। बस बच्चे के नाम पर सारी जायदाद करवा लेना और इसके बाद छोड़ देना उसे। माँ ने पूनम को और भी धांसू योजना बताई। ओ माय गॉड, तुम जीनियस हो मम्मी, इतना दिमाग कहाँ से लाती हो? मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। सोच रही थी कि रमेश से पीछा कैसे छुड़ाऊं, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो इंडिया वाली रमेश की कोठी आप लोगों की और यहाँ वाला सारा माल मेरा। बड़ी ही बेशर्मी से पूनम ने कहा। आखिर 1.5 महीने बाद रमेश पूनम के पास आया। ज़्यादा दिन वह बहाने नहीं बना सकता था, वरना पूनम को शक हो सकता था। पूनम को उसके आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। मयंक वह रमेश के पास लौटने का इंतज़ार करने लगी। दूसरी तरफ अब वह पवन पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने पवन से झूठ बोला, पवन गजब हो गया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब क्या होगा? अब तो हमें शादी करनी ही पड़ेगी। अरे करेंगे ना शादी, शादी कहाँ भागी जा रही है? लेकिन यह बच्चा तो मेरा नहीं है। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो ना? पवन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। लेकिन मेरा पति पिछले 2 महीने से मेरे साथ नहीं रहता, और पहले भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बच्चे के बाप तुम ही हो। पूनम ने पवन से कहा। तो क्या तुम एक साथ 2 पति रखने के वाली हो? अरे मेरे साथ यूँ ही ऐश करो, और पति तो तुम्हारे पास है ही, मुझसे शादी क्यों? पवन शादी के झंझट में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन पूनम को लालच था कि एक बार बहाने से ही सही पूनम से शादी हो गई तो उसके बाद चाहे 1 साल बाद उसे छोड़कर चली जाए, उसे कोर्ट के द्वारा बहुत सारा माल मटका मिल जाएगा और रमेश
तो है ही, भला वह उसकी इस गलती के लिए उसे माफ़ कर देगा और दोबारा अपना लेगा। लेकिन फ़िलहाल उसे रमेश को यह बात बतानी पड़ेगी कि वह पवन से शादी करना चाहती है और इसके लिए उसका रमेश से तलाक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रमेश ने पूनम के मुंह से अपने बॉस के साथ प्रेम संबंध होने की बात सुनी, उसने झूठी एक्टिंग करते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो पूनम? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी पवन से बहुत प्यार करती हूँ और वैसे भी अब हम दोनों के बीच ज़्यादा कुछ नहीं रहा, पूनम ने बेशर्मी से कहा। लेकिन पूनम, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा और तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? रमेश बेशर्मी से बोला। जैसे तुमने अपने घर वालों को शादी के लिए मनाया था, वैसे ही अब तलाक के लिए भी मना लेना। कोई हम पहले कपल तो नहीं है जो तलाक ले रहे हैं। आजकल तो ये बड़ा ही कॉमन है। और रही मेरे घर वालों की बात, तो उन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। पूनम ने रमेश को तसल्ली दी। मन मार कर रमेश चला गया। पूनम को अभी भी पता नहीं चला कि रमेश दूसरे शहर नहीं बल्कि इसी शहर में इसी कंपनी में काम कर रहा है, सिर्फ रहने का ठिकाना बदल दिया है। रमेश ने इस बीच 1-2 बार पूनम से बात करने की कोशिश की, परंतु उसने बड़ी ही बेरुखी से उसकी हर बात का जवाब दिया। लेकिन एक दिन खुद पूनम ने रमेश को फ़ोन किया और बोली, तलाक के पेपर का क्या हुआ? रेडी है? बस हम दोनों को एक दिन कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम 19 तारीख की छुट्टी ले सकती हो? रमेश ने पूछा। छुट्टी तो ले सकती हूँ, लेकिन एक मुसीबत हो गई है। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पूनम मायूस बनने का नाटक करने लगी। क्या बात कर रही हो तुम? कितने दिन हो गए? उतावला होकर रमेश बोला। 4 महीने। पूनम, मेरा बच्चा मुझे दे दो। पूनम, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ शादी करनी हो कर लेना और चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रमेश ने विनती की। आखिर दोनों के बीच हुए समझौते के हिसाब से पूनम ने बेटे को जन्म दिया। अब वह काफ़ी समय से पवन के पास ही रहने लगी थी। जब वह बच्चा 2-2.5 महीने का हुआ तो उन्होंने इंडिया आने का प्लान बनाया। एयरपोर्ट से पूनम अपने मायके चली गई और रमेश अपने माँ बाप के पास चला गया। अब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। आप लोगों ने कोठी के पेपर्स बनवा लिए ना? रमेश ने मम्मी से पूछा। हमने अपनी सारी जायदाद और कोठी भी नेहा के नाम कर दी है। न्यूज़पेपर में यह फरमान भी दाखिल कर दिया है कि हमने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। पापा बोले, वेरी गुड। बस अब आखिरी पड़ाव बाकी है। हम दोनों आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं और यह मैंने इसी शर्त पर किया है कि वह मुझे कोई गुजारा बत्ता नहीं लेगी। अगर वह यह प्रूफ कर देगी कि ये बेटा मेरा है तो मैं उसे अपना लूँगा, अपने मम्मी पापा के सामने कहा। रमेश ने कुछ समय बाद दोनों पक्ष कोर्ट में रखे और आपसी सहमति से तलाक के कागज़ात पर साइन किया। पूनम खुश थी, उसे रमेश से छुटकारा मिल गया था और रमेश भी यही सोचकर खुश था कि पूनम को जो गलतफहमी है वह बनी रहनी चाहिए। पूनम के सामने वह बहुत दुखी होकर बैठा हुआ था। वह जानता था कि इस तलाक से वह जरा भी खुश नहीं है। राज को तुम अपने साथ ले जाओगे? पूनम ने पूछा। नहीं, मैं कैसे ले जा सकता हूँ? किसी माँ से उसकी संतान को मैं नहीं छीन सकता। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ, रमेश बोला। लेकिन तुमने ही तो जिद की थी कि बच्चा तुम्हारे पास रहेगा और उसे मैं हर हाल में जन्म दूँ। पूनम ने आश्चर्य से रमेश को घूरते हुए पूछा। मैं बच्चे को ज़रूर रखता अगर वह मेरा होता। अब यह बच्चा मेरा है, इसको साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक खतरनाक मुस्कान रमेश के चेहरे पर आ गई थी। अपने ही जाल में फंस गई थी। बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, यह हो नहीं पा रहा था। वह बच्चे के नाम से जायदाद हड़पना चाहती थी, परंतु अब रमेश के नाम पर कोई जायदाद नहीं थी। सारा बना बनाया खेल बिगड़ चुका था। पिछले 2 महीने से वह इंडिया में बैठी यही सारा प्रोग्राम बना रहे थे, जो कि फ्लॉप हो चुका था। विदेश की नौकरी भी छूट चुकी थी, क्योंकि डिलीवरी के लिए उसने काफ़ी लंबी छुट्टियां ले ली थी और उसके बाद ज्वाइन भी नहीं किया। वैसे भी उसे लगता था कि पवन के घर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह जितना जितना मर्जी हो उतना खर्च कर सकती थी और अपने परिवार को भी भेज सकती थी।
पवन उसे कभी भी पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगता था। विदेश वापस जाने के लिए उसने पवन को फ़ोन किया। पवन, प्लीज़ यार मेरी टिकट बुक करा दो। अब यहाँ इतना बड़ा धोखा खाया है कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। टिकट तो मैं बुक करा दूंगा डार्लिंग, लेकिन तुम रहोगी कहाँ और फिर यहाँ आकर करोगी क्या? नौकरी तो तुम्हारे पास है नहीं। इतनी छोटे बच्चे की देखभाल करोगी या नौकरी करोगी? मेरी मानो तो अभी वहीं रहो। पवन ने बहाना बनाया। हाय, सेट पॉल विद होम आर टॉकिंग। कम ऑन माई डियर, आई एम वेटिंग। पवन के आवाज़ के पीछे किसी अंग्रेज औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है कहकर पवन ने फ़ोन काट दिया। पूनम की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जो धोखा उसने रमेश को दिया था वही धोखा उसे पवन से मिल चुका था। उसके हाथ में ना पैसा था, ना कोई जायदाद थी, ना ही पति, ना ससुराल, ना नौकरी। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी और आ गई थी। माँ बाप भी उसे जी भर भर कर कोसते रहते थे। सही कहते हैं लोग, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं वे कभी कभी उसी खुद गड्ढे में गिर जाया करते हैं। सच में रमेश एक बहुत भला और दिल का सच्चा इंसान था। उसने पूनम से सच्चा प्यार किया था। जब कोई सच्चा इंसान किसी को बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। पूनम आज अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही थी। उसके माता पिता ने भी उससे किनारा कर लिया। दोस्तों, रमेश ने अपनी और अपने माँ बाप की ज़िंदगी को सुधारने के लिए जो पूनम के साथ किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी नई कोई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।